Sum number 12, one of the most difficult and important sum of the chapter. जिस भी टीचर को डिफिकल्ट में डिफिकल्ट देना होगा ना, तो ये सम आप लोगों को दे सकते हैं. बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने पहले ही बताया, एफवाई में इस चैप्टर के अंदर पेपर में कुछ आता ही नहीं है. पता नहीं क्यों. मैं काफ़ी सालों से देखता हूँ, मैं बहुत कराता हूँ चैप्टर बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा बार कराता हूँ. अभी हम इंटरनल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिर से टाइम मिलेगा फिर से कराऊंगा. पेपर में जाएंगे, सीख तो लोगे अच्छे से, आप नॉलेज के लिए तो आ जाएगा. और पेपर में बाई चांस कभी किसी टाइम में डिफिकल्ट आ गया तो आप लोगों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट सम है. देखो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इज 10% मोर. 11 से कर चुके हैं. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बढ़ जाए तो 10 लाख लिखेंगे. इन्वेंट्री में आएगा एक, तो दूसरा कहां से बनता है भाई? यहाँ पे ऊपर ओपनिंग स्टॉक 160 है, ठीक है. उसके बाद on 110/18 one machine was purchased for 2 lakh. आगे देखो कि मशीन कितनी है, 6 लाख. उसने 2 लाख रुपए की ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है. अब एक नया ध्यान दो, आपको पिक्चर्स का कॉलम अलग तरीके से बनाना याद है ना, सिखाए हैं. सन की डेट है ऊपर 31/3/19, तो ये चालू कब हुआ होगा? 1/4/18. आज ये पूरा हो रहा है. 6 लाख की मशीन है, ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख की खरीदी, तो पहले कितनी होगी? तो ओपनिंग में 4 लाख लिखेंगे, एडिशन में 2 लाख, डिडक्शन में 0, क्लोजिंग में 6 लाख. ठीक है. अब डेप करेंगे इस पे, ढूंढो इसके बाद वाले पॉइंट पे होगा परसेंटेज. प्रोवाइड 10% डेप ऑन बिल्डिंग फर्नीचर, 20% ऑन मशीन. भाई ध्यान दो, यहाँ पे ओरली हो जाएगा. इतना डेप तो हम कर चुके हैं. 6 लाख में 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर खरीदी, तो पहले कितनी होगी? उस पर 80,000 पूरे साल का. जो 2 लाख नया खरीदा उसमें 6 महीने का 20,000, 1 लाख रुपये. भाई अलग तरीके से बनाना है, आपको पता है ना ये. उसके बाद किस पे है भाई? 10% ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर. आगे बोलो कि बिल्डिंग कितनी है? 3 लाख. कितना? 3 लाख. 3 lakhs, उस पे 10%. उसके बाद फर्नीचर कितना? 1 लाख. 10% 130 और 140. During the year, income tax assessment for the previous year 2017-18 has been completed and tax liability is determined at 2,20,000. ऊपर ढूंढो, इसी पेज पे लिखा हुआ है एडवांस इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर का 1.5 लाख, करंट ईयर का 3 लाख और इनकम टैक्स प्रोविजन 2 लाख प्रीवियस ईयर का. इनकम टैक्स की पॉइंट इस चैप्टर की सबसे डिफिकल्ट पॉइंट मानी जाती है. पूरी स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा भी है नॉलेज के लिए. आपको पता है इनकम टैक्स में क्या होता है? एक साल की इनकम टैक्स दूसरे साल भरते हैं 31 मार्च के बाद, क्योंकि कितना पैसा कमाया वो तो मार्च में पता चलेगा ना. लेकिन एक बहुत अजीब बात है इंडिया के अंदर, जो भी पर्सन पैसे कमाता है उसकी एडवांस इनकम टैक्स भरनी पड़ती है. कंपनी को एडवांस इनकम टैक्स भरनी पड़ती है साल में 4 बार. 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. जो 15 मार्च गई ना 6 दिन पहले, आज 21 तारीख है. हर पर्सन को इंडिया में तब तक टैक्स भर देनी है पूरे साल में. यानी मैं पूरे साल में कितने पैसे कमाऊंगा 31 मार्च तक, उसकी टैक्स मुझे 15 मार्च तक भर देनी है. अब मैं भर चुका हूँ, मैं अपनी टैक्स भर चुका हूँ. 14 तारीख को ही भरी थी. एक अकाउंट 14 तारीख को भरी थी, 2 अकाउंट 15 को भरी और एक में थोड़ी कम लग रही थी, 17 को कैसे भरी. अब एग्जैक्ट कितनी इनकम टैक्स होगी मुझे खुद को नहीं पता है, मैंने धोखे पे भर दी है. अब ईयर पूरा होगा, सीए को सब दूंगा, पेपर्स वगैरह वो सब बनाएगा पूरा. ठीक है. 100-200 को शेयर मार्केट लाने समय मुझे भी याद नहीं है. वहाँ से भी रिपोर्ट आएगी, कैपिटल गेन रिपोर्ट पूरा डिटेल करेगा. अब पूरे साल में कितनी फीस बैंक में भरी जो भी याद नहीं है वो सब सीए बनाएगा. ठीक है. अब वो फिर कैलकुलेट करेगा, अप्रैल या मई में मुझे बताएगा कि सर आपको 2.5 लाख रुपये इनकम टैक्स भरनी है. 2 लाख में भर चुका हूँ एडवांस, कल पैसा भर दूँगा. लेकिन पैसा लेट भर रहा हूँ ना, वो मुझे 15 मार्च तक भरनी थी. इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी. अच्छा अगर ज़्यादा भर दी है भूल से, वापस मिलेगी. 11th पढ़ते थे इनकम टैक्स रिफंड यहाँ से आता है. कौन समझाएगा दोनों को कहाँ से आता है?
हम लेट करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है 1% पर मंथ प्लस सम पेनल्टी भी होती है। एडवांस भरती है तो वापस भी देती है इंटरेस्ट 0.5% पर मंथ। गवर्नमेंट है भाई, ज़्यादा तो देती है 0.5 देती है भैया, दैट्स गुड। ऐसा होता है इनकम टैक्स। अब सुनो, मैं ना इनकम टैक्स का बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को इनकम टैक्स के पॉइंट में कभी जिंदगी में समझ में नहीं आता। समझो आप लोगों के घर में फंक्शन है, आप पहले उसका बजट बनाओगे, कितना खर्चा होगा, कितने लोग आएंगे। आपको लग रहा है 200 लोग होंगे, एक होटल बुक कर लेंगे, 1000 रुपये पर हेड बोल रहा है, 2 लाख रुपये खर्च होगा। इसको कहते हैं प्रोविजन, ऊपर 2 लाख लिखा हुआ है लास्ट। अच्छा, अभी होटल में आपने फंक्शन रखा तो होटल एडवांस हो देगा, 1.5 लाख आपने दे दिया एडवांस, ऊपर लिखा हुआ। अब आप बताइए बिल फाइनल कितना बना कब पता चलेगा? फंक्शन के बाद, यानी हमारे यहाँ 31 मार्च के बाद फंक्शन पूरा हो गया, फाइनल बिल बना 2,20,000, नीचे लिखा हुआ है 2,20,000, चौथे एक जैसे। अब आपने खर्च सोचा कितना था? 2 लाख, और बिल कितना आया? 2,20,000। एक तो 20,000 का नुकसान हुआ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अच्छा, 2,20,000 भरना तो पड़ेगा ना, उसमें कितना भरा है आपने? कितना बाकी है? 70,000। एक अमाउंट 20,000 आएगी, एक 70,000 आएगी। जो ऊपर 3 अमाउंट है तीनों ही नहीं आएंगे। कितना खतरनाक एडजस्टमेंट है। आपके सम में प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स देखो प्लीज, करंट ईयर का देखना भी नहीं। करंट ईयर का इनकम टैक्स बहुत इजी होता है, क्योंकि करंट ईयर का सेटल कब करोगे? नेक्स्ट ईयर, वो तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। प्रीवियस ईयर को अपनी सेटल करो। प्रीवियस ईयर के आपके बुक में 3 फिगर लिखे हुए, तीनों वापस पढ़ रहा हूं। इनकम टैक्स प्रोविजन 2 लाख लिखा हुआ ऊपर, एडवांस इनकम टैक्स 1.5 लाख लिखा हुआ है, और नीचे बिल 2,20,000 का आया है। बोर्ड पे तीनों ही नहीं आएंगे। पहले तो आप लोगों ने तो देखो, हम यहाँ लास्ट में लिखते हैं नेक्स्ट ईयर आएगा टैक्स प्रोविजन। लास्ट ईयर लिखा होगा 2 लाख रुपए लिखा था लास्ट ईयर। इनकम टैक्स से नोटिस आया भाई आपको 2,20,000 भरने हैं, तो बीच नुकसान हुआ। सुनो, नुकसान मतलब आपको लगेगा पीएमएम में आएगा, इधर कहीं भी नहीं आएगा। लास्ट ईयर का है, ऊपर ढूंढो पीएमएल का बैलेंस होगा ना, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस। पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस डेट होगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख लिखा हुआ है, उसमें से 20,000 माइनस करेंगे इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर। समझ गए? उसमें से क्यों माइनस हुआ? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है। इधर लिखोगे तो करंट ईयर का खर्चा हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलेगी तो प्रीवियस ईयर का उधर माइनस करो, उधर भी माइनस कर रहे हो, और इसमें से टैक्स कम हो जाएगी गवर्नमेंट की, इसमें इधर कहीं नहीं आया। अच्छा, ज़्यादा प्रोविजन कर दिया तो प्लस कर दो। अभी समझो 2 लाख बचा के रखे थे, नोटिस आया 2,20,000 भर के जाओ, 20 नुकसान। कितना पैसा भरना बाकी है बताओ? 70,000 अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर पर 7 हो गया। एक इफेक्ट यहाँ पे 20,000, एक इफेक्ट यहाँ पे 70,000। बहुत बुरी करेगी। अब सुनो, आप बोलोगे व्हाट अबाउट सर करंट ईयर? ऊपर 3 लाख रुपए करंट ईयर का भी दिया हुआ है, वो करंट एसेट, अदर करंट एसेट बनाया शायद में कहीं। एडवांस इनकम टैक्स करंट ईयर 3 लाख रुपए, इसको सेटल कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। अच्छा, इस साल बोला है 43% टैक्स प्रोविजन करो, उसके बाद वाले पॉइंट में है लिखा हुआ है 43%। अब करंट ईयर में जो प्रॉफिट आएगा उसमें 43% करेंगे, और उसी अमाउंट को लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट ईयर इज वेरी इजी, यहाँ जो अमाउंट लिखो वही यहाँ लिखनी है सेम, और जो एडवांस पता है वो परसेंट लिखिए। करंट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का गलत नहीं होता है, 12 से कर चुके हो, टैक्स यहाँ से माइनस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और जो एडवांस पता है वहाँ से। मेन प्रॉब्लम है प्रीवियस ईयर पर सेटल करना। मैंने फंक्शन का एग्जाम्पल बताया ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे सबको समझ में बहुत कम बार है आप लोगों को। बेस नेक्स्ट ईयर अपने करेंगे तो यही मेथड से होगा ये करंट ईयर वाला। हाँ, मतलब हम लोग इस साल इस समय 10 लाख प्रॉफिट आने वाला है, मुझे पता है। 4,30,000 टैक्स प्रोविजन किया, 430 में कितना एडवांस भर दिया है? 3 लाख। अब देखेंगे बिल कितना आ रहा है। समझो 4.5 का बिल आया नेक्स्ट ईयर, अब 430 हमने सोचा था, बिल आ गया 4.5, 20% नुकसान। 4.5 भरना पड़ेगा, कितना एडवांस भरा है? 1.5 लाख लायबिलिटी, वो तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल एवरी 6 मंथ। आगे देखो 10% डिबेंचर कितने भाई? 10% डिबेंचर 2 लाख, तो 2 लाख का इंटरेस्ट 20,000 होना चाहिए ना।
ढूंढो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सब में कितना है 15,000 था कहीं मिला 5,000 बाकी ये बार समझ आने वाला है भाई अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ओके इनकम सॉरी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन जनरल सम 2 लाख ट्रांसफर करना है यहाँ से माइनस होता पता है ना घर समझ आ रहा है भाई तो 2 लाख रुपए और भी कुछ आएगा जनरल सम प्लस होगा ऊपर में जनरल सम कितना है 260 460 हो गया ओके लिखा हुआ है 50,000 डीआरएफ में ट्रांसफर करो डिवेंचर रिडम्पशन फंड ऊपर में डीआरएफ कितना है ना 1 लाख डिवेंचर रिडम्पशन फंड 50 और ट्रांसफर किया सेम इफेक्ट किसी भी रिजर्व ट्रांसफर करना हो सेम इफेक्ट डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 20 पर शेयर आगे देखोगे शेयर कैपिटल कितनी है 6 लाख है पहले वाला अमाउंट है ना समझ लगा 100 रुपए का शेयर है अच्छा मैंने नोट नहीं बनाया सब कुछ है ही नहीं सुबह बना दिया था गलती से अभी नहीं बनाया 6,000 शेयर होंगे 100 रुपए का है लिखा हुआ है 20 रुपीज एक शेयर पे डिविडेंड देना है 6,000 into 21,20,000 डिविडेंड क्या आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड ओके लास्ट एग्जाम्पल provide corporate dividend tax including surcharge 20% on dividend dividend पे 20% टैक्स निकालना है इसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी या डीडीटी जो भी लिखो डिविडेंड का 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब सुनो बहुत बड़ी स्टोरी है इसके बारे में बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं आता है मुझे पता है इसका पॉइंट और आप लोगों के पेरेंट्स जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट वगैरह में करते होंगे डिविडेंड वगैरह मिलता होगा उनको भी नहीं आता नहीं पता होता बस वो एट द एंड ऑफ द ईयर सीए बना के भेजता है इतना इनकम टैक्स भरना है खटाखट ऑनलाइन भर देते बात पूरी हो गई कहाँ से आया क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं डिविडेंड के ऊपर मतलब एक बार मैं एक समझो ग्रुप वगैरह में बैठा था कुछ साल पहले तो पता नहीं होता है जिन लोगों को तो बस वो गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे थे गवर्नमेंट ऐसी उनका ये कहना था कि भाई जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एज ए क्लर्क या ऐसा कुछ भी अगर 50,000 सैलरी भी है 6-7 लाख रुपये साथ तो उसके ऊपर टैक्स लगती है 1 लाख रुपये कोई कमाता है महीने का 7 या 12 तो उसके ऊपर 20-30% टैक्स लगती है डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगती है एक ने बोला यार मुझे तो इस साल टोटल 2.5 लाख रुपये डिविडेंड आया टैक्स फ्री 0 तो कुछ लोगों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसी कैसी गवर्नमेंट है इंडिया की जो नौकरी के ऊपर टैक्स लगाती है नौकरी मतलब जो बेचारा मेहनत करके पूरा दिन कमा रहा है डिविडेंड तो बैठे बैठाई इनकम है शाहूकार लोगों की इनकम है गरीबों को तो मिलेगा नहीं ना भाई सीधी सी बात है ना ठीक है डिविडेंड बहुत कम मिलता है किसी को 1-2 लाख रुपए डिविडेंड मिलता है मतलब उसके बाद करोड़ रुपए के शेयर होंगे रिलायंस जैसा शेयर 3,000 रुपए का शेयर डिविडेंड मिलता है साल में 20-30 रुपए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 6 से 8% तक डिविडेंड दे पाती हैं बाकी तो डिविडेंड बहुत कम मिलता है तो किसी को 2-3 लाख रुपए डिविडेंड मिला हो तो आराम से उसमें 50 लाख के शेयर होंगे ही होंगे मतलब शाहूकारी होगा सीधी सी बात है डिविडेंड नो टैक्स मुझे उनको समझाना पड़ा डिविडेंड की डबल टैक्स होती है आप समझते हो नो टैक्स उस दिन आपको तो बताया देखो याद है पीबीआईटी का स्ट्रक्चर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी लिखते थे आप ईबीआईटी की एक ही बात समझो हम सब हमारी कंपनी है हम इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर है हमने 10 लाख प्रॉफिट कमाए इसमें से पहले इंटरेस्ट पे करेंगे 1 लाख समझो एक डिवेंचर होल्डर को 1 दे दिया बाकी कितना बचा नहीं हमारा हम सब इक्विटी प्रेफरेंस सेम मान लेता हूँ दोनों तो मालिक होते हैं ओनर इसमें से सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स देंगे जो अबाउट राइट नाउ इंडिया में 30% के आसपास है चलो मैं इसमें से 33% टैक्स मैनेज कर देता हूँ 3 लाख अप्रोक्स ठीक है बाकी कितने बचे तो 3 लाख किसने भरे हमारे लोग हैं हम मालिक तो हैं अगर 3 लाख नहीं लेती गवर्नमेंट हमसे तो हम डिविडेंड 9 लाख देते ना अब बचा कितना मेरे पास तो 9 लाख कहाँ से दूँ 3 लाख दे दिया ना मतलब हमने गवर्नमेंट को ठीक है
इसमें से जब हम 4 लाख रुपए टैक्स भरते तो डिविडेंड देते, कंपनी ने डिसाइड किया 4 लाख डिविडेंड, इस 4 लाख में 20,000 गवर्नमेंट को टैक्स, 80,000 गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी। कितना टैक्स भरा था इधर याद है ना? 3 लाख 80,000 पैसे, इसको कहते हैं डबल टैक्स। ये सर दो बार लेट मी फिनिश, बाकी बहुत बड़ा 4,80,000 गए, बाकी कंपनी अपने पास 1,20,000 पहले रखते हैं। ये मैं अब समझो इसको डिविडेंड मिला, इसको क्या लगेगा? मुझे तो टैक्स भरनी है। कैसे नहीं भरनी है? ये 3 लाख किसके गए? हमारे तो गए। 80,000 किसके गए? हमारे तो गए। इंडिविजुअल लोगों को क्या लगेगा जिस इंसान को मिल रहा है? समझो एक कंपनी ने 4 लाख डिविडेंड दिया ना, हम सबको मिला ना, समझो 8 जने हम, समझो सबको 50,000 मिला, हम तो कुछ 50,000 मिल गया, मुझे तो उसमें 1 टैक्स नहीं कैसे भरनी? 3 लाख पहले भर चुका हूँ, मेरे तो थे पैसे, भले भरे मैंने नहीं था, तो हमारा ही प्रॉफिट ना। 3 लाख में हमारे गए, 80,000 में हमारे गए, इसको कहते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब सुनो, 2 साल से बंद हो चुका है, 2 साल से टैक्स बंद हो चुका है। ये इस टैक्स में लास्ट 15 साल से बहुत ऊंची नीच किया है इन लोगों ने, अभी हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभी कंपनी को नहीं भरना है इसमें टैक्स। मैं अभी प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ, ये इसको छोड़ दो थोड़ी, इधर यही है 2 साल पुराना, 2 साल से डिविडेंड टैक्स बंद कर दिया। अब अच्छी बात है यार, 80,000 बच गया, बच नहीं गया। कंपनी ने 4 लाख डिविडेंड दिया, कंपनी के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। आपके लिए क्या हुआ? अभी आपको टैक्स भर दो, आप जानो तुम्हारा काम जाए, तुमको भरना है टैक्स। तो आप बोलो किस तरह से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ लोगों को, इन्वेस्टर को? इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैं 3 लोगों का एग्जांपल देता हूँ, इसका इसका इसका, तीनों को 50,000 डिविडेंड ऐसे मान लेते हैं। इसकी टोटल इनकम थी 4 लाख रुपए, डिविडेंड मिला 50,000, 4.5 हो गई। मैं पता है 4.5 लाख में कितनी टैक्स आएगी? 2.5 लाख तक 0 होती है, 2.5 से 5 लाख तक 5% होती है, 12,500 डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब उसको कितनी इनकम टैक्स भरनी है? इसके लिए तो मस्त हो गया ये, इसके लिए बहुत अच्छा हो गया ये जो, वरना तो 80,000 जाते ना, उसमें इसका भी तो शेयर होता, 80,000 इसके भी तो थे, अभी तो उसको इनकम टैक्स नहीं करना, इज फाइन। ये सेकंड पर्सन, समझो इस पर्सन की इनकम टोटल 9 लाख है, तो 5 लाख तक 5% लगती है, 5 लाख से ज़्यादा 20% लगती है। इसके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कंपनी भरती तो कितना भरती डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? 20% था, मुझे याद है। और अब ये भी कितना भरेगी? 20%। 9 लाख है, 50 डिविडेंड मिला, 9.5 लाख हो गई, उसमें 20% लगने वाला है। तो ये तो बोले कि कंपनी ले दी, हमें भरती, बात तो एक ही है। 50 में 10 तो ले लिए तुम लोगों ने, 20% तो चला गया, तो इसके लिए नो प्रॉफिट नो लॉस है। आइए थर्ड पर्सन, उसकी इनकम 15 लाख रुपए है, उसको 50,000 और डिविडेंड मिला, 15 लाख में 30% टैक्स लगती है ऊपर वाले, आइए 10 लाख से ज़्यादा वाले को 30% लगते हैं, उसके 15 लाख है, तो मतलब ये 30% टैक्स सिस्टम में उसको 50,000 डिविडेंड और मिला, ठीक है, उसको 30% टैक्स लगेगा, इसके लिए नुकसान है। ये तो बोलती भाई ये था तो अच्छा था, 20% कटता, मेरे से 30% काट दिया तुम लोगों ने, इधर 0 कटेगा, इधर 20 कटेगा, इधर 30 कटेगा। सो नाउ इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी की इनकम 60 लाख है, वो और बचेगा, 50 लाख से ज़्यादा वाले पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगती है, सरचार्ज, मतलब 30% तो लगेगी, 10% 3% और मतलब 33%, और 4% एजुकेशन सेस लगती है, 37%। जिसकी 60 लाख की इनकम है ना, उसका 37% टैक्स लगता है। वो तो बोलेगा यार 20% अच्छा था, और 30% जा रहा है मेरा। ये अच्छे भले स्टूडेंट को पता नहीं होता है, टीचर्स को पता नहीं होता है। ये तो हम फाइनेंस मार्केट में 20 साल से हैं, तो बहुत ज़्यादा पता है इसीलिए। यस, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ये जो 9 लाख है, हाँ, उस पर हमने जो 3 लाख टैक्स लगाया है, वो हमको ही पे करना, सारे जो डिविडेंड हम कंपनी पे करेगी ना, पैसा तो हमारे क्या है यार, आप समझो, कंपनी का मालिक, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में राइट किसका? ओनर का। तो कंपनी ने भर दिया 3 लाख, तो किसका पैसा? हमारा ही क्या? मतलब हमारे डायरेक्ट मतलब मैं थोड़ी अपने बैंक से चेक भरूंगा। मैंने समझो रिलायंस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस ने 9 लाख प्रॉफिट कमाया, रिलायंस मेरे गवर्नमेंट को 3 लाख टैक्स देगी, मेरे अकाउंट में से चेक से थोड़ी देगी, अपनी चेक से देगी ना, तो गया तो पैसा मेरा ही ना। अगर 3 लाख टैक्स नहीं देती तो डिविडेंड कितना देती कंपनी? 9 लाख। कंपनी के पास 9 लाख के डिविडेंड दे देंगे, अभी कितने बचे? 6 लाख। बहुत प्रैक्टिकल बात थी, मैं हर साल बच्चों को समझाता हूँ और सबको बहुत अच्छा। नेक्स्ट समझ गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अच्छा, अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो उसमें मिला के निकाल दो, इक्विटी 120, प्रेफरेंस जो होता है दोनों का मिला के 20% निकालते हैं, सब में नहीं है, सेम यहाँ पे। आइए ड्राइव करने दो तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई।
इक्विटी कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डीआरएफ हो गया, डीआरएफ इन्वेस्टमेंट में आएगा कितना अमाउंट है 1 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट 130। पीएनएल हो गया 10%। डिवेंचर हो गया, डिवेंचर डिस्काउंट अदर नॉन करंट असेट 20,000 दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, इसको 5,000 राइट ऑफ करेंगे अदर एक्सपेंस। डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अभी कहाँ से आप आ जा समझो। डिवेंचर के बारे में डेट दी हुई 31/3/22। ऊपर सम की डेट क्या है 4 साल बाकी है, मतलब ये एक्सटेंड 4 साल। डिवेंचर डिस्काउंट एक बार दिया जाता है डिवेंचर की लाइफ में। समझो इस कंपनी ने 50,000 डिवेंचर डिस्काउंट दिया था जब इश्यू किए थे 10 साल का, तो 1 साल का 5,000 हुआ ना, हर साल 5,000 दिया जाएगा लीजर बिल्डिंग की तरह। ये पॉइंट पूरे बुक नहीं कंटिन्यू। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी कितना अमाउंट है 20,000। अनक्लेम डिविडेंड 20,000। अब समझिए क्या होता है, जो प्रपोजल होता है ना, प्रपोजल ये 1,20,000 जो था, ये कंपनी को 30 दिन में देना होता है 30 डेज। कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसको महीने के अंदर पैसा देना है सबको। अब सपोज करो इनके पास शेयर्स हैं, कंपनी ने इनको चेक भेजा डिविडेंड का, हालांकि चेक नहीं आता है डायरेक्टली, वो डिमेट अकाउंट में चल बैंक में आ जाता है। लेकिन किसी के पास पुराने शेयर्स होंगे ना, फिजिकल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मेरे बैंक में अभी पड़े, जिनके पास पुराने फिजिकल सर्टिफिकेट उनको चेक आता है घर पे। अब समझो इनके पास, अच्छा किसके पास फिजिकल सर्टिफिकेट होंगे पता है, जिन्होंने 1996 के पहले खरीदे होंगे। उस दिन मेरा एक स्टूडेंट अब्रॉड गया था, अभी बीच में वापस आया, कल परसों फोन किया, तो 3-4 साल से बाहर ही था। बोले सर पापा के पास बहुत सारे ओल्ड शेयर्स पड़े हैं, मुझे जेरोक्स कराने किसी होलसेल वाले का नंबर बताओ। मैं इतने कौन से सर्टिफिकेट है जो होलसेल में जेरोक्स कराना है, बोला 8,000 सर्टिफिकेट, 8,000 शेयर सर्टिफिकेट्स। अरे कि मतलब 2-2 भी कराएगा तो 4,000 शेयर्स के तो होंगे उसके पास। 4,000 सर्टिफिकेट्स यू वांट नो, कितने कंपनियों के शेयर्स होंगे उसके पास। अब वो तो उसकी तो जिंदगी पूरी हो जाएगी उसको डिपेंड कराने में। डिपेंड करना बहुत मुश्किल है। मैं 1.5 साल से लगा पड़ा हूँ एक कंपनी की खाली डिपेंड कराने में। 11 साढ़े 11 साल से 350 अभी हुए, वो बेच दिए, 1.5-2 लाख हाथ में आया भगवान जाने, ठीक है। मतलब हमारे तो 0 हो चुके थे वो, ठीक है, 2 लाख मिला वो बहुत है। अभी 800 बाकी है, पता नहीं कब होंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ही गुम हो चुके हैं, है ही नहीं मेरे पास। कंपनी के पास लिखा हुआ है कि मेरे पास शेयर्स हैं, डिविडेंड का चेक आता है मेरे पास आज भी, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो मुझे उसकी पुलिस कंप्लेन ये वो मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जाके करना पड़ेगा। तो जिनके पास वो शेयर्स अभी भी हैं, अब समझो वो कंपनी में लिखा हुआ है मेरे पास शेयर्स हैं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे को इस एड्रेस पे चेक आता है क्योंकि मेरा पुराना ही घर था, कहीं पर मैं यहाँ रहता था, तो इस घर पे एड्रेस पे चेक आता है। तो बाई चांस मेरा क्लास चल रहा है यहाँ पे, मैं तो यहाँ के बाद 2 जगह पे शिफ्ट हो चुका हूँ, एक मैं हसीना में शिफ्ट हुआ, अभी सरदार में शिफ्ट हो गया। अगर मेरा यहाँ क्लास नहीं होता चेक तो वापस चला जाता कंपनी में, भाई इंसान वहाँ आएगी। अगर समझो आपके पास शेयर्स हैं, आपके घर पे शेयर चेक आया, आप शिफ्ट हो चुके हो, 10-15-20 साल में तो सब हुए होंगे बहुत जने, चेक तो कंपनी वापस चला जाएगा। उसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। फिर आपको कंपनी में क्लेम करना पड़ेगा, भाई मैं फलाना फलाना पर्सन हूँ और मेरा नया एड्रेस ये है, इस एड्रेस से चेक भेजो। जब तक आप भेजोगे नहीं तब तक करना है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम समझ रहे ना, क्लेम नहीं किया अभी तक आपने, तो मिलेगा कहाँ से, क्लेम करो तो मिलेगा। ओके, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, 10% गवर्नमेंट लोन इन्वेस्टमेंट, क्या अमाउंट है 1,90,000। ब्रैकेट में फेस 2 लाख लिखा हुआ है, तो भाई 2 लाख इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट मिलेगा ना, 2 लाख पे 10%, 20,000, 6 महीने का 10,000। एक तो असेट मिलना बाकी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन 10,000 और इनकम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन। उसके बाद इक्विटी शेयर ऑफ प्रशांत लिमिटेड 150 पेड ऑफ 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे शेयर कैपिटल लिख के आते हैं, 1 लाख रुपया है। अब प्रशांत लिमिटेड दूसरी कंपनी के शेयर हैं तो असेट हुआ ना मान लीजिए। अब यहाँ ध्यान दो, 100 रुपये का शेयर है, 50 रुपये भरे मतलब 50 बाकी है, 1 लाख भरे मतलब 1 लाख बाकी है।
हम कब भरेंगे 1 लाख? जब कंपनी मंगवाएगी। जब तक कंपनी ने मंगवाया नहीं है, कंटीजेंट लायबिलिटी कॉल्स ऑन शेयर्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड 1 लाख रुपया यहाँ लिखेंगे। बहुत बार पूछते हैं इसका दूसरा इफेक्ट। भाई दूसरा इफेक्ट तो उसका होगा जिसका पहला इफेक्ट हो। ये लिखा गया है देखो मैंने, बैलेंस शीट के बाद, टोटल के बाद, सो इट विल नॉट बी कंसीडर, इट इज इंफॉर्मेशन। कंटिन्यू। डेटर्स 2 लाख रुपए, क्रेडिटर्स 180, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश कितना, 18,000, बैंक ओडी कितना, 78,000, अदर करंट लायबिलिटी 78,000। उसके बाद परचेज कितना, 75,000। सेल कितना, 80,000, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना, 150। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस कितना, 40,000, सैलरी एंड अनपेड सैलरी, सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट कितना, 120, अनपेड सैलरी अदर करंट लायबिलिटी कितना। 10,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डीआरएफ इन्वेस्टमेंट, अब याद आएगा एक सेकंड। 11 में याद है प्रोविडेंट फंड होता था, 12 में था प्रोविडेंट, सामने उसकी इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहाँ लिखते थे, प्रोविडेंट फंड में प्लस, ये तो गई डीआरएफ, ये उसकी इन्वेस्टमेंट, इसका इंटरेस्ट इसमें प्लस होगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। याद रखो किसी भी खास मकसद के लिए फंड बनाया हो, स्पेसिफिक पर्पस, उसका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट उसमें प्लस होगा, पीएनएल में नहीं आएगा। बिल्कुल नया पॉइंट। एडवांस इनकम टैक्स ये सब हो गया सम पूरा। सबसे नॉलेज वाला सम पूरे बुक में यही है। पता नहीं कितनी चीज़ें न्यू हैं जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आएगा नहीं आएगा तो फिर वो एक अलग बात है। आइए अदर एक्सपेंस ढूंढ के लो भाई, 195। चलो कैसे थोड़ा फास्ट, माइनस वालों का 72,10,000 अगर गलत नहीं है तो, बराबर है। 82,10 में से 700 माइनस 10 लाख हुआ 43%, 4,30,000। ये इनकम टैक्स प्रोविजन यहाँ आएगा। ये चेक किया मैंने, तो ऐसे लिख दिया यार सब। बाकी बचा 570। अरे यार ये मेडिकल में जगह ही नहीं रखी। यहाँ ऐड होगा ना पीएनएल करंट ईयर का 570, 130 और 570 कितना होता है, 7 लाख। उसमें से माइनस 2 लाख 50, 120, 24। सेवन लाख बाहर मत लिखना, 7 लाख अंदर लिखना, ठीक है ना। अब टोटल करो 3 लाख 6, 460, 160, 130 सब। इसका करो 2 का 10 लाख बराबर है। 3 का करो 550, 570। 6 का करो 183। 4 का करो 860। 5 का 6 का 7 का हो गया। ओके लाइन से लिखें। फर्स्ट का रिजर्व का कितना 1056, 1656, 2 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 574, 183। टोटल करो प्लस ये तीनों
27 93 चेक करो बुक में आंसर 27 कैसे आएगा यार? ये 2 लाख है, ये 1 सही है। आइए नीचे। फोर्थ का 860, फिफ्थ इन्वेस्टमेंट का 390, टोटल 1260। अदर करंट एसेट 310 प्लस करो 328 टोटल करो 2793। उसके बाद वाली लाइन पे आना चाहिए, ध्यान